जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने वहीं से उसी जगह से आगाज़ करते हैं जहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूँ। पिछला जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अकाउंटिंग के अंदर जो मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस होता है, ट्रेडिंग बिज़नेस होता है, उसकी इन्वेंटरी को मैनेज कैसे किया जाता है। उसकी इन्वेंटरी को के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला तरीका परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और दूसरा है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है। अब चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को यूज़ करना ज़्यादा आसान हो गया है एज़ कम्पेयर टू पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो पहली बात तो ये कि ये हमने ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंसेस जो थे ना, एडजस्टिंग एंट्रीज हमने पढ़ी थी, उसकी तरह होता है। वो कैसे भला कि पहले हम इन्वेंट्री को एज एसिड बनाते हैं और फिर बाद में जैसे जैसे वो इन्वेंट्री यूज़ होती जाती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनती जाती है। ठीक है। जैसे हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टिंग एंट्री में हम किया करते थे। ठीक है। चलें, अब हम डिटेल से देखते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, और फिर हम बाद में ये भी देखेंगे इंशाल्लाह कि जो दूसरा मेथड है इसके साथ, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, वो कैसा सिस्टम है और वो क्या होता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देखें वो होता है कि जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को उसी वक्त मेंटेन किया जाता है जैसे ही वो अकर होते हैं। इन्वेंट्री से मुतालिक क्या हो सकते हैं रिकॉर्ड, कि इन्वेंट्री जब परचेज़ की जा रही है या इन्वेंट्री सेल की जा रही है। ठीक है। तो इन दोनों मौके के ऊपर इन्वेंट्रीज के रिकॉर्ड को साथ साथ अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है। यानी इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो रहा होता है एज ट्रांजैक्शन अकर रिलेटेड टू इन्वेंट्री। ठीक है। इसका मतलब यही है, परपेचुअल का मतलब होता है साथ साथ, बिल्कुल जैसे यानी जैसे ट्रांजैक्शन अकर हुई वैसे रिकॉर्ड साथ अपडेट कर दिया। ठीक है। और इसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है वो हर वक्त अप टू डेट रहता है। यानी हमारे पास पीछे जितनी इन्वेंट्री पड़ी है उसी लिहाज से रिकॉर्ड्स में भी शो हो रही होगी। ठीक है। तो ये बेसिकली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। परचेजेस, अच्छा अब इसमें होता यह है कि जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो परचेज भी करते हैं, जारी बात है, इन्वेंट्री, और सेल भी करते हैं। तो जब हम परचेज़ करते हैं तो दो परचेज़, जब हम इन्वेंट्री परचेज़ की जाती है तो उस वक्त सिंपल एंट्री की जाती है कि अकाउंट पेबल क्रेडिट और इन्वेंट्री डेबिट। इन्वेंट्री जो कि हमारा एसिड होता है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, और अगर वो कैश पे ली है तो कैश क्रेडिट, और अगर हमने पे करना है, उधार पे ली है इन्वेंट्री, तो जिस पार्टी को पे करना है उस पार्टी के नाम से हम क्रेडिट एंट्री कर देते हैं। तो एक डेबिट हो गया, इन्वेंट्री डेबिट, और पार्टी का नाम क्रेडिट, यानी अकाउंट पेबल क्रेडिट। जबकि जब वही इन्वेंट्री सेल होती है तो उसकी फिर दो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है। दो एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं जो रिकॉर्ड की जाती हैं। एक एंट्री होती है उसका जो वो चीज़ सेल हुई है तो उसकी सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, सेल्स रेवेन्यू को, और दूसरी जनरल एंट्री पास की जाएगी उस अमाउंट की जिस अमाउंट के बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकर हुई है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अगर 1,000 रुपये की चीज़ परचेज़ की थी किसी भी कंपनी ने, तो वो 1,000 रुपये की तो सेल नहीं करेगी ना, वो 1,200 रुपये की सेल करेगी। तो जब 1,200 रुपये की सेल करेगी तो एक एंट्री सेल से रिकॉर्ड की जाएगी 1,200 रुपये की अमाउंट से, और एक ये है कि वो जो हमारे पास स्टॉक में इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 1,000 रुपये में, वो भी तो कम हुई है। सेल्स बेशक हुई हैं लेकिन पीछे से स्टॉक भी तो कम हुआ है। उसको मेंटेन करने के लिए वो हमारे पास जो चीज़ आई हुई थी 1,000 रुपये की, उसको 1,000 रुपये से वहाँ से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा इसलिए हम फिर एक एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मेंटेन करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को याद रखना है कि कॉस्ट किन की, कॉस्ट उन गुड्स की जो सेल हो चुकी हैं, सोल्ड यानी जो सेल हो चुकी हैं, वो गुड्स जो हमारे पास सेल हो चुकी होती हैं उनकी कॉस्ट के बराबर हम ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। दिस सेकेंड एंट्री इज आल्सो रिड्यूसेस द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट टू रिफ्लेक्ट द सेल ऑफ सम ऑफ द कंपनी इन्वेंट्री। ठीक है।
चलें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूजिंग एन इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर। अच्छा चलें, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ये देखते हैं। ये उससे ना एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, देखें उस इलस्ट्रेशन में क्या हुआ है, क्या किया गया है कि परचेज दी हुई है 10, कोई कंप्यूटर ख़रीदे हैं उसने वो कावा कंपनी से, और वो $600 के हिसाब से खरीदे, $600 के हिसाब से ख़रीदे थे, तो कितने हो गए, $6000 टोटल हो गए, तो वो उसको पे करना है। सिंपल इसकी इन्वेंट्री क्या हम एंट्री क्या करेंगे, याद रखें कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री का रिकॉर्ड डायरेक्ट अपडेट किया जाता है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि ये इसमें इन्वेंट्री का रिकॉर्ड साथ साथ अप टू डेट हो रहा होता है, लिखा हुआ ना अप टू डेट हो रहा होता है, तो इसलिए इन्वेंट्री को डेबिट किया जाएगा। और चूँकि पे हमने ओकावा को पैसे देने हैं तो वो हमारा अकाउंट पेबल है, तो उसे हमने अकाउंट पेबल से 6000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। आगे चलते हैं, सेल्स की देखते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है जो आप पहले करते हैं। सेल्स की देखते हैं। अब देखें वो ये कह रहा है कि सेल्स में क्या है कि 2 मीटर सेल किए उसने $2000 के, यानी एक कितने का था, कितने का सेल किया उसने, $1000 का। वही जो $600 के परचेज़ किए थे इसने यहाँ पर, वो अब सेल हुए हैं $1000 ईच के हिसाब से, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे जब उनको सेल किया जाएगा तो देखें एक तो होगी सेल्स की एंट्री, देखिए अगर आप इसको छोटा करें ना यहाँ पे, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एंट्रीज टू रिकॉर्ड अ सेल, और ये एंट्रीज टू रिकॉर्ड अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब सेल्स को रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री होगी, सिंपल जो हम एंट्री करते हैं, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, सेल्स क्रेडिट हो गई, और चूंकि हमने उधार पे सेल किया था आरजे ट्रेवल एजेंसी को, तो लिहाजा वो 2000 डेबिट हो गए, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सिंपल एंट्री। एक जो एक्स्ट्रा एंट्री है वो यहाँ पर दी हुई है कि मैचिंग प्रिंसिपल, देखें इसमें भी फॉलो होता है, याद है मैचिंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि जिस पीरियड का जो कॉस्ट है उसी पीरियड में, उस एक्सपेंस है उसी पीरियड में उसका रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होना चाहिए, जिस पीरियड में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखें ये बेसिकली जो रेवेन्यू आया है 200, तो इस पर हमारा खर्चा कितना हुआ था, 200 कंप्यूटर पे, 600 का एक था, तो अब 2 कंप्यूटर पीछे निकल गए स्टॉक में से, जो हमारे पास स्टोर में या कहीं भी पड़ा होगा, तो वहाँ पर 2 कम हो गए, तो उनकी मालियत 2 की कितनी बनती है 600 के हिसाब से, 1200। तो 1200 जो है वो गुड्स सोल्ड हो चुकी हैं, तो उनकी कॉस्ट कितनी बनती है, $1200। तो $1200 से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करेंगे, ये हमारा एक्सपेंस होता है CGS, ठीक है। और इन्वेंट्री क्या होती है हमारी, क्रेडिट, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होगी हमारी, चूँकि कम हो गई है तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया 1200 से, क्योंकि ये जब हमारे पास इन्वेंट्री आई थी तो हमने उसको डेबिट किया था यहाँ पे, ये देखें, तो लिहाजा इधर हम 1200 अमाउंट से इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे ताकि इन्वेंट्री कम हो जाएगी। याद रखिएगा कि सेकंड एंट्री इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज, नॉट सेल प्राइस। सेल प्राइस के हिसाब से नहीं होगी, वो जो चीज़ें सेल हुई हैं ना उनकी कॉस्ट कितनी थी, वो कितने की परचेज़ की गई थी, उसकी अमाउंट के बराबर जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप यहाँ पे उन्हीं यूनिट्स की, जितने की वो परचेज़ किए गए थे, वो यूनिट जो सेल हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं की, वो कितने के परचेज़ किए गए थे उनकी परचेज़ कॉस्ट के साथ उनकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके $600 मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे जो आपने अमाउंट लिखनी है और उसको ये दूसरी एंट्री पास करनी है। तो याद रखिएगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब भी इन्वेंट्री परचेज़ की जाएगी तो इन्वेंट्री अपने नाम से परचेज़ की जाएगी, इन्वेंट्री का नाम आएगा, इन्वेंट्री का अपना रिकॉर्ड यानी अपना टी अकाउंट यूज़ होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर परचेज़ के वक्त एक एंट्री रिकॉर्ड होगी, सेल के वक्त 2 एंट्रियाँ रिकॉर्ड होंगी, एक सेल की अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए और एक जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करने के लिए, कि वो जो चीज़ें सेल हुई हैं उनकी जितनी कॉस्ट बनती थी यानी वो जितने की परचेज़ की गई थी उतने बराबर उनकी मालियत को हम कम कर देंगे अपने पास रिकॉर्ड में, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाए कि अब हमारे पास पहले जैसे 10 कंप्यूटर आए थे यहाँ पे देखें, तो अब वो 2 सेल हो गए तो ऑटोमेटिकली अब 8 रह जाने चाहिए, तो इस एंट्री के बाद वो 8 रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बाकी 2 एंट्री सिंपल हैं कि उसने अकाउंट पेबल जो है वो सप्लायर्स को पे किया और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल वो जो $6000 थे वो उसे पे कर दिए, वो सिंपल एंट्री वैसी होगी जैसे आप पहले करते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल जो $2000 थे वो उसने रिसीव कर लिए कस्टमर से, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री। टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री से क्या मुराद है, देखिए एक बात याद रखें कि इन्वेंट्री जैसे जैसे परचेज होती है या सेल होती है, साथ साथ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यानी अप टू डेट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात कुछ मसले मसाइल होते हैं इन्वेंट्री के अंदर,
जिनको रेगुलरली तौर के ऊपर चेक किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में। मिसाल के तौर पे चोरियां हो जाती हैं, थेफ्ट हो जाता है, ब्रेकेज होता है, और श्रिंकेज कॉस्ट होती है, और नॉर्मल लॉस होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं गोडाउन में सिक्योरिटी गार्ड ही जो है, वो जो गार्ड है वो खुद ही इन्वेंट्री को की चोरी करके लेके चला जाता हो अपने घर। ठीक है, तो फिजिकल काउंटिंग भी होती है इन्वेंट्री की। मिसाल के तौर पे अगर जैसे 10 कंप्यूटर परचेज किए गए थे, तो जो गोडाउन होगा कंपनी का, वेयर हाउस होगा, जहाँ पे स्टॉक रखा होगा, गोदाम जिसे आप कह लें, वहाँ पे गोदाम में जाके कंपनी के ऑडिटर्स या कंपनी के वो बंदे जाके इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा वो ये कह रहा है कि यहाँ पर कि इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट तो होता है हर परचेज और सेल के बाद, लेकिन फिजिकल इन्वेंट्री भी फिजिकल इन्वेंट्री इज़ टेकन, फिजिकल इन्वेंट्री भी काउंट की जाती है, फिजिकली तौर के ऊपर इन्वेंट्री को भी काउंट किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इन्वेंट्री श्रिंकेज ना हो गए हों। इन्वेंट्री श्रिंकेज से क्या मुराद है कि जैसे ब्रेकेज है, ठीक है, जैसे ये ब्रेकेज है और स्पॉयलेज है, ठीक है, और इसी तरह एम्प्लॉय थेफ्ट है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बाज़ औक़ात कंपनी के जो अपने एम्प्लॉय होते हैं वो ही थेफ्ट कर लेते हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, कोई गोडाउन का सुपरवाइज़र है, वही उठा लेगा। एंड शॉपलिफ्टिंग, ठीक है, इसे भी कहते हैं, ये भी चोरी की किस्म ही होती है, चोरी ही कह लेंगे, चोरी भी चोरी ही होती है। जैसे शॉपलिफ्टिंग, ठीक है, उचका लेना और उठा लेना कोई चीज़ कहीं से ना, तो यानी जैसे लोग डंडी मार देते हैं, ज़रा हाथ वो लिया, हाथ मार दिया और उठा के अपनी जेब में रख ली चीज़ें, तो इसे कहते हैं शॉपलिफ्टिंग। तो ये तमाम मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए वेरीफाई किया जाता है कि हमारा जो किताबों में रिकॉर्ड है इन्वेंट्री का, जो हमें वैल्यू बता रहा है कि गोडाउन के अंदर इतनी इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए, क्या उतनी ही हमारे पास पड़ी होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ मेंटेन की जाती है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करने से। तो इस चीज़ को एश्योर किया जाता है। ठीक हो गया जी। जैसे अच्छा, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखें, अब होता ही है कि मिसाल के तौर के ऊपर अमूमन ये होता है, अमूमन, कि हमारा जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो शो कर रहा होता है ना चीज़ें, कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड के मुताबिक इतनी इन्वेंट्री गोडाउन के अंदर या वेयर हाउस में मौजूद होनी चाहिए, उतनी अमूमन नहीं होती, उससे कम ही होती है। यानी जब फिजिकल काउंटिंग की जाएगी तो वैल्यू कम आ रही होगी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके अंदर वैल्यू ज़्यादा शो हो रही होगी, फिजिकली कम हो रही होगी। ठीक है, बस अच्छा, ये नेचुरल लॉस भी होता है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। मिसाल के तौर पे देखें, मिट्टी का तेल है, अब वो अगर गोदाम में पड़ा हुआ है ना, तो वो एवेपोरेट होता है। अगर आप पेट्रोल डलवा रहे हो ना वहाँ पर मोटरसाइकिल पे पेट्रोल पंप के साथ खड़े होके, तो आप देखिएगा कि वो उसकी जो पेट्रोल उसके नोज़ल से निकल के टंकी में जा रहा होता है मोटरसाइकिल की, तो उस दौरान भी वो पेट्रोल हवा में उड़ता है, एवेपोरेट होता है। तो वो एक मामूली लॉस होता है कि जो हर सूरत होना होता है। ठीक है, मिट्टी का तेल है, वो जो कैन में से निकाल के दुकानदार दे रहे होते हैं, तो उस दौरान वो कुछ ना कुछ एवेपोरेट होता है। तो लिहाजा ये नॉर्मल लॉस है। जिस तरह आप देखते हैं ना, रेत की रेडी या रेत की ट्रॉली अक्सर जारी होती है, तो पीछे रेत या मिट्टी उसमें से गिर रही होती है, मिट्टी की ट्रॉली में से मिट्टी गिर रही होगी, तो वो ऐसा लॉस है कि जो लाजमन होना होता है। तो इसलिए फिर बाज़ औक़ात कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें लॉस हर सूरत होता है। जैसे धागा है, ठीक है, या कपड़ा है, वो बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ फट जाता है या धागा वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए ये लॉस मामूली होता है। तो अमूमन जब डिफरेंस आता है ना, तो कि फ़िज़िकल काउंटिंग के लिहाज से जब की गई तो वैल्यू कम बनती थी और अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिहाज से ज़्यादा बनती थी। तो जितना डिफरेंस होता है ना लॉस का, ये बेसिकली लॉस है, तो वो डिफरेंस हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को चार्ज कर देते हैं। ये एक तरीका होता है इस डिफरेंस को मेंटेन करने का, ताकि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी उसी अमाउंट के बराबर आ जाएं जो फिजिकल काउंटिंग के रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। फिजिकल काउंटिंग की गई, पता चला 70,000 की इन्वेंट्री है, किताबों में कितनी शो हो रही है 72। अब जो फिजिकल काउंटिंग जो की गई है ना, उस एक्टिविटी की वर्थ ज़्यादा है, वो एक ज़्यादा अथॉरिटी रखती है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के हवाले से। ठीक है, तो फिजिकल काउंटिंग को अथॉरिटी माना जाता है।
तो फिजिकल काउंटिंग जो है वह उसके लिहाज से अपने बुकिश रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि असल में जो काउंटिंग करने के बाद हमें पता चलता है इन्वेंट्री जितनी है हमारे पास, असल में तो वो इन्वेंट्री है जो रिकॉर्ड में शो होनी चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज कर देते हैं, और इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री अकाउंट 2200 से कम होकर ऑटोमेटिकली 70,000 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक एडजस्टिंग एंट्री भी आप कह सकते हैं इसे, कि जो डिफरेंस होता है फिजिकल काउंट करने में और इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है 2200। ठीक है, 2200 का वहाँ पे था डिफरेंस। चलिए आगे चलते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्लोजिंग एंट्रीज कैसे कर, याद है आपने पिछले चैप्टर में क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी। यहाँ देख लेते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस विद परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेक क्लोजिंग एंट्रीज एट दैट पैरेलल टू दोज ऑफ सर्विस टाइप बिजनेस। जैसे सर्विस टाइप बिजनेस में हमने पढ़ी थी पिछले 4 चैप्टर्स में, क्लोजिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, वैसे ही यहाँ पे की जाएंगी। सेल्स अकाउंट जो है वो बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट ही होता है, वहाँ पे हम रेवेन्यू लिखते थे, यहाँ हम सेल्स लिखते हैं, तो लिहाजा उसको हम इनकम समरी अकाउंट में जैसे वहाँ क्लोज किया करते थे, यहाँ भी इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, मतलब ये वो कह रहा है कि अलॉन्ग विद अदर रेवेन्यूज अकाउंट, और जितने भी रेवेन्यू अकाउंट है वो भी इसी तरह इनकम समरी अकाउंट के लिहाज से क्लोज हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मैंने आपको बताया ये कंपनी का एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसको एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट किया जाता है, तो जैसे हम और वैसे एक्सपेंस अकाउंट क्लोज किया करते थे इनकम समरी में, यहाँ पे भी इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब आप आते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि इन्वेंट्री जो है वो बेसिकली पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम उलट है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड साथ साथ अपडेट किया जाता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में साथ साथ अपडेट नहीं किया जाता, बल्कि साल के एंड में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। होता क्या है कि पूरे जब साल के साल के आखिर में इन्वेंट्री रिकॉर्ड जब अपडेट करते हैं ना, हम देखते हैं फिजिकली जो है ना इन्वेंट्री कितनी है, उस लिहाज से हम अपने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत अपने इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को अपडेट कर देते हैं कि भाई हमारे पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी गोडाउन में, उसकी इतनी मालियत थी, तो लिहाजा इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में भी हम उतनी लिख देते हैं। अच्छा, अब पूरे साल जो इन्वेंट्री की सेल और परचेज होगी उसमें इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, इन्वेंट्री का जो अकाउंट है, टी अकाउंट या लेजर अकाउंट, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा पूरे साल का एंड आ जाएगा अगले साल का दोबारा, तो उसके बाद फिर हम फिजिकल काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, उतनी इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे इन्वेंट्री लेजर अकाउंट के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर आगे और चलते हैं। नो इफेक्ट इज मेड टू कीप अप टू डेट रिकॉर्ड, अप टू डेट नहीं रखा जाता इसमें इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, बल्कि क्या किया जाता है, दिस अमाउंट आर डिटरमाइंड ओनली पीरियोडिकली यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इन अमाउंट्स को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन की डिटरमिन की जाती है, इनकी वैल्यू साल के आखिर में। ठीक है, अच्छा इसका ऑपरेशनल साइड क्या है, कैसे इसमें फिगर्स जो है हम डालते हैं इन अकाउंट्स में। व्हेन द मर्चेंडाइज इज परचेज, अब देखें हमने इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को पूरे साल नहीं छेड़ना, तो जब सेल परचेज की जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, वो यहाँ बता रहा है कि जब आप मर्चेंडाइज को परचेज करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो आप इन्वेंट्री के अकाउंट में डालने के बजाय परचेजेज में डालेंगे। देखें आपको याद होगा ऊपर हमने क्या किया था, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब इन्वेंट्री परचेज की थी तो इन्वेंट्री को डेबिट किया था और अकाउंट पेबल क्रेडिट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे परचेजेस का वर्ड यूज़ करेंगे। अब आपको याद आया मैंने आपको बताया था कि परचेजेस और सेल्स का वर्ड मखसूस होता है इन्वेंट्री के लिए। जब इन्वेंट्री परचेज की जाएगी तो हम यहाँ पे परचेजेस लिखेंगे। ठीक है, परचेजेस को डेबिट करेंगे, इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं आएगा, इन्वेंट्री के अकाउंट को हम पूरे साल नहीं छेड़ेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत के अंदर। ठीक है, परचेजेस को डेबिट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो पेबल पार्टी होगी हमारी, उसे अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। जब मर्चेंडाइज सेल होंगी तो उसमें एंट्री क्या की जाएगी, सेल्स रेवेन्यू जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट, और जिससे पैसे लेने हैं वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। लेकिन नो एंट्री इज टू मेड टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो ये बात ये समझ में आई कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में परचेज के लिए भी एक एंट्री पास की जाएगी और सेल्स, अगर वो इन्वेंट्री सेल होती है तो सेल्स के लिए भी एक ही डबल एंट्री पास की जाएगी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की तरह दो एंट्रीज पास नहीं की जाएंगी सेल्स के लिए, बल्कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जब इन्वेंट्री सेल होती है तो उसके लिए भी एक ही जनरल एंट्री पास की जाती है। ठीक है, अच्छा अब फाउंडेशन ऑफ द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की फिर फाउंडेशन क्या है,
वो ये है कि साल के आखिर में कंप्लीट फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिजिकल इन्वेंट्री को पूरा काउंट किया जाएगा साल के आखिर में। दिस फिजिकल काउंट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ये फिजिकल काउंट जो है ना वो डिटरमिन करता है, फिजिकल काउंटिंग की जाएगी, इन्वेंट्री को देखा जाएगा इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, जितनी पड़ी होगी उतनी हम रिकॉर्ड कर देंगे इन्वेंट्री के लेजर के अंदर, इन्वेंट्री रिकॉर्ड में। ठीक है, तो वही बता रहा है द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई इन्वेंट्री के अकाउंट के अंदर फिर कितनी इन्वेंट्री डाली जाएगी, ये हमने पढ़ लिया कि साल के आखिर के अंदर इन्वेंट्री को काउंट किया जाएगा और जितनी मालियत बनती होगी वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी इन्वेंट्री के लेजर अकाउंट में। तो वो इन्वेंट्री पूरा साल सेल भी तो हुई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स फिर कहाँ जाएंगी? कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स को याद रखिएगा कि एक छोटी सी फार्मूला है, उसके ज़रिए कैलकुलेट किया जाता है। वो फार्मूला क्या है देखें, वो यहाँ पर दिया हुआ है। चले मैं आपसे ये पूछता हूँ, यहाँ पे फार्मूला जो है ना वो ये दिया हुआ है, चल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। हाँ जी, इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, आप इसे ओपनिंग इन्वेंट्री कह देते हैं, या इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कह रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कह रहे हैं, एक ही बात है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, ठीक है, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उन गुड्स की कॉस्ट के जो अवेलेबल फॉर सेल हैं। देखें ना, ये साल शुरू हुआ 1 जनवरी को, तो स्टार्ट के अंदर जितनी इन्वेंट्री थी वो, और पूरे साल के अंदर जितनी परचेजेस हुई वो आ गई यहाँ पे परचेजेस, पूरे साल में जितनी चीज़ें परचेज की हैं। तो गोया कि ये पूरी इन्वेंट्री वो है पूरे साल के अंदर के जो अवेलेबल फॉर सेल है, अब जिसको सेल कंपनी कर सकती है। तो उनकी गुड्स की कॉस्ट कितनी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों को जमा कर लेंगे। अब उसमें से जो सेल हो गई वो तो हो गई, बाकी जितनी बची होंगी हमारे पास उनको हम इसमें से अगर माइनस कर दें, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री या इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उन गुड्स की कॉस्ट के जो सेल हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आप यूँ कह लें कि कैलकुलेशन हम करते हैं, कि जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत एंट्रीज को क्लोज करने का प्रोसीजर क्या होता है, क्लोजिंग प्रोसीजर क्या होता है। आपको याद होगा कि हमने पूरे साल इन्वेंट्री के अकाउंट को नहीं छेड़ा, अब साल के आखिर में आके हमने ये कैलकुलेशंस की जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब देखें क्लोजिंग प्रोसेस क्या होता है। एक तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम इसको कैसे क्लोज करेंगे वो यहाँ पे ये बता रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे। देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अकाउंट है वो बेसिकली अपने अंदर 3 चीज़ें समोए हुए है। ठीक है, 3 चीज़ें कंटेन किए हुए हैं। पहले ये कि इन्वेंट्री, ठीक है, और नंबर 2 परचेजेस, और नंबर 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद है आपको, यहाँ पे ये देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जो लेस किया हुआ ना क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, चले हम यहाँ आ जाते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को, ये जो इन्वेंट्री है और परचेजेस है, इसके अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं। हम क्लोज इसी तरह करते हैं जैसे कि ऊपर शो के हुआ है कि इन्वेंट्री और परचेजेस दोनों को अलग अलग हम क्रेडिट कर देंगे और इसका बैलेंस कहाँ ले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है, 1,44,000 में से 14,000 और 1,30,000 माइनस हो जाएगा। देखें, जब ये दोनों क्रेडिट होंगी तो इनका बैलेंस कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के उसमें। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उसको हम क्या करेंगे, वो चूँकि वहाँ पे ऐड हो रहा था तो लिहाजा वो डेबिट कर देंगे और यहाँ इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आके यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस हो जाएगा। देखें, ये यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया हुआ है, ये इस पिक्चर में देखें, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये परचेजेस है। हमने दोनों को बैलेंस उठा के यहाँ पे लिया है डेबिट साइड पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना आ गया, डेबिट। सेकंड इन्वेंट्री में ये कि कौन सी इन्वेंट्री है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसको यहाँ से उठा के हम क्रेडिट वाली साइड पे लिया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नेट बैलेंस कितना आना चाहिए, 1,32,000। इस साइड के ऊपर तमाम आगे इन्वेंट्री और परचेजेस, और इस साइड पे आगे इन्वेंट्री का, क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस। तो लिहाजा नेट बैलेंस कितना आता है, 1,32,000। देखें, यही आ रहा है यहाँ पे, ये जो हमने कैलकुलेशन की थी 1,32,000। देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये बैलेंस था।
ठीक है। तो लिहाजा इस तरह क्लोजिंग एंट्रीज भी पास कर ली जाती हैं। एक फ़र्स्ट क्लोजिंग एंट्री ये क्लोजिंग एंट्री ये होती है जिसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को क्लोज किया जाता है, और इसमें ये क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक कह लें आप, इसको क्लोज किया जाता है। तो इस दो एंट्रीज़ की मदद से आप ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेजेस के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि बाकी अकाउंट्स वैसे ही क्लोज किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, वो बता रहा है कि आपने कंपैरिजन ऑफ परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये एक छोटा सा कंपैरिजन है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे बता रहा है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कौन यूज़ कर रहा है, उसके मुताबिक आप पढ़ लीजिए कौन कौन सी कंपनीज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करती हैं। ये एक छोटा सा उसने आपको एक दिया हुआ है, एक बिजनेस दिए में आपने बताना है कि उसमें कौन सा, किसको पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करना चाहिए और किसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू परचेजेस। परचेजेस से कुछ क्रेडिट टर्म्स, कैश डिस्काउंट्स वगैरह क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने काम ये करना है कि आपने चले जाना है नीचे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइजेज और प्रॉब्लम्स सेट ए और सेट बी दोनों में देखना है कि परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ऊपर जैसे हमने एग्जांपल्स किए हैं वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, उनको आपने सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कि उनको आपके पास चूँकि सोल्यूशन है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहले आपने जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको पढ़ना है, और ऊपर जो भी मैंने एग्जांपल्स किए हैं ना हमने छोटी छोटी, उनको करना है उसी की तरफ से ऊपर बिल्कुल नीचे सवाल दिए हमें, तो वो सवाल आपने करना है, तो वो हम उसको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच।